वेलकम स्टूडेंट्स टू जीबीआर क्लासेस। आज हम इस प्लेटफॉर्म पर जीबीआर क्लासेस पर हम शुरू करेंगे लेक्चर्स ऑन जनरल स्टडीज़, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हर किसी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जेके एसएसबी हो, चाहे वो जेके पीएससी हो। हर किसी एग्ज़ाम के लिए वो ज़रूरी होता है, या किसी भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो किसी इवन की कोई यूनिवर्सिटी जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो उन सारे एग्ज़ाम्स में जो जनरल स्टडीज़ होता है वो एक मेन पार्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आज हम जीबीआर क्लासेस पर हम शुरू करेंगे एक लेक्चर सीरीज़ जनरल स्टडीज़ के रिलेटेड, और हम पढ़ेंगे जनरल स्टडीज़ को डिटेल में। देखो, जनरल स्टडीज़ सबसे पहले अगर आप किसी भी सिलेबस को, जेके एसएसबी के किसी भी सिलेबस को अगर आप देखोगे, किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस को, चाहे वो एनटी का हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो, या चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें अगर आप देखोगे, या कंपाइलर असिस्टेंट कंपाइलर भी हो, तो उसमें आप देखोगे सबसे पहली जो लाइन आती है वो होती है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। देखिए, वर्ल्ड तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया तो हर किसी एग्जाम में होता है। तो आज हम इस लेक्चर पर हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक सीरीज होगा, कुछ लेक्चर्स बनेंगे इस पर, जनरल स्टडीज़ पर, और हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपको तो पता है कि पिछली बार जब जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, तो उसमें जो पेपर की जो लेवल थी, एक तो वो पैटर्न ही चेंज किया जेके एसएसबी ने, एब्रप्टली चेंज किया, और दूसरी बात ये हुई कि जो लेवल थी पेपर की, वो टफ थी, अनएक्सपेक्टेड थी, टफ थी। ठीक है, तो होना तो चाहिए था कि ये जो प्रोसेस है, आपने जो पैटर्न चेंज किया है क्वेश्चंस का, वो तो ग्रेजुअली होना चाहिए था। ठीक है, आपने यूपीएससी का लेवल डाल दिया, और वो भी यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस डालते ही नहीं है, बल्कि एक स्टेटमेंट वाइज जितने भी क्वेश्चंस वो डालते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो बेसिक लेवल के होते हैं। तो क्योंकि वो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये नहीं कि आपने एक तो स्टेटमेंट डाला, तो ऊपर से आपने क्या किया, ऊपर से आपने जो क्वेश्चंस की लेवल ही थी, या स्टेटमेंट्स की जो लेवल थी, वो आपने टॉप डाली। ठीक है, टॉप नॉच डाली। तो इस तरह से एग्ज़ाम ऐसे नहीं होता है, लेकिन अब हम कर भी कह सकते हैं, हमें अब प्रिपेयर भी होना चाहिए उसी हिसाब से, क्योंकि अब जेके एसएसबी ने जो डायरेक्ट क्वेश्चंस का जो रूटीन रहा है जेके एसएसबी का, वो अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो एफ डबल हो, चाहे वो असिस्टेंट कंपाइलर हो, या कोई भी हो, तो उनमें अब मुझे नहीं लगता है कि पेपर अब पुराने तरीके से या पुरानी पैटर्न पर रहेगा। अब हमें चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो जीबीआर क्लासेस है, इस प्लेटफॉर्म पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे, और इस तरह से इस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई करेंगे, जो भी एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप मैप देखोगे इधर, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के रिलेटेड, तो इसमें पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स कहा गया है आपको। तो पॉलिटिकल डिविजन्स तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये है इधर स्टेट्स, ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे किस स्टेट की, किस यूनियन टेरिटरी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और इसके साथ साथ फिर फिजिकल डिविजन्स भी पढ़ेंगे, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ड्राइनेज सिस्टम भी पढ़ना है, तो इसके लिए भी यहाँ पर मैंने मैप डाला है, हर एक रिवर के लिए मैंने मैप डाला है, और मैंने कोशिश किया है हर एक रिवर को कवर करने की, हर किसी एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखिए, पॉलिटिकल की जब हम बात करते हैं ना, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन, तो पॉलिटिकल में क्या होता है, इसमें हमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज पढ़ने होते हैं, उनकी कैपिटल्स पढ़ने होते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, कौन कौन सी स्टेट, कौन कौन सी यूटी किस दूसरे स्टेट्स के साथ अपने बॉर्डर्स टच करती हैं, या इंटरनेशनल बॉर्डर्स कौन कौन सी स्टेट टच करती हैं। इसी तरह से हमें ये सारी डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो लेकिन ये सारी डिटेल में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिया जो है, इंडिया की लोकेशन है कहाँ। ठीक है, ऑन वर्ल्ड मैप पर, ऑन ग्लोब पर इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो इंडिया की जो लोकेशन है ना, तो वो है असल में, अगर आप देखोगे ना, अगर मान लेते हैं ये एक ये ग्लोब है। ठीक है, ओके, तो ये जो बीच वाली जो लाइन है ना, इसमें इसको बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री। सॉरी, ये कुछ
हाँ 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ओके, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसका ऊपर वाला हाफ ग्लोब का, तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? साउदर्न हेमिस्फीयर। अब अब इंडिया जो है ना, इंडिया वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ता है, ठीक है? क्योंकि जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर से ऊपर आता है इंडिया, हमारा भारत जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? तो इसी तरह से ये वाली जो लाइन है ना, प्राइम मेरिडियन, ये डिवाइड करता है इसी ग्लोब को दो हिस्सों में। इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये वेस्ट में आता है, और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? तो इस तरह 4 हिस्से बनते हैं ग्लोब के, ठीक है? लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये मान लो ये नॉर्थ है यहाँ पर और ये रहा ईस्ट यहाँ पर। तो इंडिया जो है ना, वो इस वाले पोर्शन में पहले क्वार्टर में पड़ता है। तो दैट्स वाई कि इंडिया की जो लोकेशन है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। तो अभी आप जब आप कोऑर्डिनेट्स पढ़ोगे ना अभी, तो उस कोऑर्डिनेट्स में आपको पता चलेगा कि वेस्ट जो है ना, वेस्ट डब्ल्यू आप कहीं पर भी नहीं देखोगे और ना ही साउथ देखोगे कोऑर्डिनेट्स में। क्लियर? वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। देखो इंडिया जो है ना, इंडिया जो पास्ट में ये पार्ट रहा है गोंडवाना लैंड का, ठीक है? अब आप कहोगे गोंडवाना लैंड क्या है सर? ये जो गोंडवाना लैंड है ना, इसको हम गोंडवाना भी सिंपली बोलते हैं। गोंडवाना लैंड जो है, ये असल में एक मैसिव लैंड मास था, ठीक है? जो कि एक उससे भी बड़े लैंड मास से टूट गया था, ठीक है? ब्रेक हो गया था, जिसको हम पैंजिया बोलते थे। पैंजिया, ठीक है? उसको हम पैंजिया बोलते थे। तो ये उससे ब्रेक हो गया अराउंड 180 मिलियन ईयर्स एगो, अराउंड 180 मिलियन ईयर्स एगो। सो दैट इज वाई, तो ये जो गोंडवाना लैंड है ना, ये उससे ब्रेक हो गया था। लेकिन अब क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट था, एक लैंड मास था, आप समझो एक कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट था, लेकिन उससे भी बड़ा एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम बोलते हैं पैंजिया। तो पैंजिया में जितने भी आज भी सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ना, चाहे नॉर्थ वाले कॉन्टिनेंट्स हो, यानी कि ऊपर वाले कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ठीक है, रशिया, तो यूरेशिया जिसको हम बोलते हैं मिला के, तो ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, और नीचे वाले जो साउथ के कॉन्टिनेंट्स थे, जिसमें साउथ अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, एंटार्क्टिका, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इवन के अरेबियन पेनिनसुला, ये सारे के सारे एकजुट मिले हुए थे, ठीक है? उसी को बोलते हैं हम पैंजिया। एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसको बोलते हैं पैंजिया, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ, ये जो ऊपर वाले पोर्शंस है ना, ये जो नीचे वाले साउथ वाले पोर्शंस है, साउथ वाले जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, साउथ वाले याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, साउथ वाले जितने भी कॉन्टिनेंट्स है ना, जिसमें साउथ अमेरिका आता है, ठीक है, इसी तरह से अफ्रीका आता है, अफ्रीका, इसी तरह से एंटार्क्टिका, ये ऑस्ट्रेलिया, और तो और इंडिया, अरेबियन पेनिनसुला, ये सारे मिलकर क्या बनाते थे? उन्होंने बनाया गोंडवाना लैंड। क्लियर? उन्होंने बनाया गोंडवाना लैंड। समझो अच्छे से, अराउंड 180 मिलियन ईयर्स अगो ये गोंडवाना लैंड जो है, ये ब्रेक होता है पैंजिया से, जो कि इससे भी बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है? तो ये उससे ब्रेक हो गया, और इस तरह से इंडिया भी इसके साथ चूंकि मिला हुआ था, तो हम कहते हैं कि ये जो इंडिया है, इट वाज ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, ठीक है? तो फिर इसने जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है ना, तो इसने ट्रैवल किया अपर साइड, ठीक है? अपर साइड इसने ट्रैवल किया, और ये टकरा गया यूरेशिया से, ठीक है? यूरेशिया, ये यूरेशिया से टकरा गया, और वहां पर फिर हिमालयस बन गए, ये इसके साथ अटैच हो गया यूरेशिया के साथ। ओके, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, ठीक है? तो दैट्स वाई उस कॉन्टिनेंट को हम बोलते हैं यूरेशिया दैट टाइम। तब हम इसीलिए हम बोलते हैं, पास्ट में अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, इंडिया किस लैंड मास का पार्ट था, या किस सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट था? क्या ये यूरेशिया का पार्ट था? क्या ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था? यस, इट वाज ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। ओके, अब हम क्या बोलते हैं? मैंने अभी बोला ये एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला ये वाला ऊपर पोर्शन है, इक्वेटर से ऊपर 0 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर, उसको बोलते हैं, हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये इसी में पड़ता है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, स्पेसिफिकली इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एशिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से ऊपर साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एशिया ये बनाता है। क्लियर? जो मैनलैंड है इंडिया का, मैनलैंड, इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं, जो मैनलैंड है इंडिया का, वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स
टू नॉर्थ लैटिट्यूड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सिर्फ नॉर्थ आप देखोगे, ये रहा नॉर्थ नॉर्थ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। लेकिन आपको, अब आप इसको कैसे याद रखोगे? इसको सिंपली आप या तो आप डायरेक्टली इसको याद रखो 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6, तो इसको आप सीधे याद रखो, या फिर अगर एटलीस्ट इतना भी याद नहीं रहेगा, फिलहाल आप इतना याद रखो 8 डिग्री 37 डिग्री नॉर्थ, बस इतना आप याद रखो। इसी तरह से ये तो हो गया लैटिट्यूड। देखो लैटिट्यूड क्या होता है, मान लो यही इसी की मैं बात करूँ, 1 सेकंड, अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूँ, इधर मैं समझाऊंगा। देखो ये यहाँ पर है ना, ये वाला पोर्शन, हाँ ठीक है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, ओके। तो मैनलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इधर आप समझो, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। किसको बोलते हैं? लैटिट्यूड्स, ये वाला पोर्शन। इस तरह की लाइन्स होती है ना, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, जो ग्लोब पर हम डालते हैं, यानी कि ये रहा ग्लोब, ठीक है, इस तरह की जो लाइन्स होते हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो इक्वेटर उन्हीं में से एक लाइन होती है, ठीक है, इक्वेटर उन्हीं में से एक लाइन होती है, और इसकी जो इसका जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह से इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्लियर? कंसेंट्रिक सर्कल्स आप समझ लो, ये इस तरह से ग्लोब के आसपास ही होते हैं। अगर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड जो होती हैं वो इस तरह की लाइन्स होती हैं बिल्कुल ग्लोब में। क्लियर? तो इसी से हमें इनको हम मिलाकर, इन लाइन्स को हम मिलाकर हमें पता चलता है किस कॉन्टिनेंट, किस कंट्री की क्या लोकेशन है, कहाँ पर है, ठीक है। तो जब भी हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, हम इधर मैनलैंड, ये जो रहा यहाँ पर मैनलैंड में इंडिया इधर, और यहाँ पर यह है मैनलैंड इंडिया, ठीक है। इसमें हम ये मैनलैंड इंडिया, जब भी हम मैनलैंड की इंडिया की हम बात करते हैं, तो इसमें हम आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। यह है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार, यह है यहाँ पर लक्षद्वीप, तो हम इन आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं जब भी हम मैनलैंड की बात करते हैं, ठीक है। तो जब मैंने मैनलैंड की बात की, तो मैं कह रहा हूँ 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री, ये रहा 8 डिग्री, और ये रहा 37 डिग्री नॉर्थ। तो इस तरह एटलीस्ट ये तो याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। लोकेशन ये आ सकती है, कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं, तो इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। देखो लैटिट्यूड्स आप किस तरह याद रखोगे? लेट रहे हैं, लैटिट्यूड, सो दैट्स वाई। अब हम अगर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की, तो इस तरह की, तो ये रहा लॉन्गिट्यूड यहाँ से यहाँ तक। तो अब समझो कि इस तरफ जो वेस्टर्न साइड जो स्टेट हमारे पास आएगी वो गुजरात, और इस तरह से यहाँ पर आएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें पता चलता है, ये लोकेशन पता चलती है, क्योंकि अब ये तो मैंने अभी बोला आपको, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टोटली आता है। तो यहां से यहां तक जो वैल्यू आएगा ना, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर का ही वैल्यू आएगा। क्लियर? ओके, चलते हैं आगे। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर का क्या वैल्यू है, इधर हम देखेंगे। तो ये यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर का अगर आप देखोगे वैल्यू, तो वो है 68 डिग्री 7 90 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इसका मतलब होता है कि ये ईस्ट में आता है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ना, इवन कि इंडिया की अगर हम बात करेंगे, तो वो सारा का सारा किस में आता है? वो तो आता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर? नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये आप बोल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तो ये जो इंडिया है ना, इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी कंट्रीज हैं? 9 कंट्रीज हैं इसके इर्द गिर्द, 9 कंट्रीज। सबसे पहले पाकिस्तान आता है, दूसरा फिर अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, इसी तरह से म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इसी मैप में, अगर मैं बात करूँगा मैप की ही, तो ये रहा यहाँ पर मैप, तो इसमें आप इजीली देख सकते हो, ये रहा इधर यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। इसी तरह से फिर यहाँ से चाइना, ओके, फिर यहाँ पर नेपाल भी आता है, इसी तरह से भूटान भी आता है, और यहाँ पर फिर आता है म्यांमार, ये रहा बांग्लादेश, और नीचे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर आता है श्रीलंका, ठीक है। तो इधर भी, इससे भी नीचे थोड़ा अगर आप देखोगे तो फिर आता है मालदीव्स। तो इस तरह से ये 9 कंट्रीज बनाते हैं, और ऊपर यहाँ पर अफगानिस्तान भी है। क्लियर? तो ये तो समझ में आ गई। तो देखो ये पता होना चाहिए, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसी तरह से चाइना, इस तरह से नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार, और इस तरह से नीचे फिर बांग्लादेश, सॉरी ये रहा बांग्लादेश, और ये रहा नीचे फिर श्रीलंका एंड मालदीव्स। क्लियर?
देखो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री जो है इंटरनेशनल बाउंड्री जो बनाती है, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनाती है अब बांग्लादेश। ठीक है, देखते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का जो एरिया है ना वो कितना है। ठीक है, देखो अगर हम इंडिया का जो एरिया और एक्सटेंट देखेंगे ना, देखो वो कितना है। टोटल एरिया जो इंडिया का है वो है 3.283 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखो इतना, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 3283 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, तो ये भी आ सकता है। ओके, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, आपको डायरेक्ट इतना वैल्यू भी आ सकता है, तो दोनों वैल्यूज आप याद रख सकते हो, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, और मे बी 32,87,263 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये भी आ सकता है। ठीक है, ये तो इसका रहा एरिया, लेकिन अब इसकी रैंक क्या है। ओके, वर्ल्ड में इसकी रैंक क्या है एरिया वाइज, इंडिया की, वो है सेवंथ। सेवंथ इसकी रैंक है, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। ओके, इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4। देखो इसमें जो, अगर फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है ना वो हम लेंगे 100%। देखो ये मुझे पता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता है कि ये कैसे होता है, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको, जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, जिनको ये पता नहीं होता इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है ना दैट इज 100%, लेकिन उसमें से 2.4% जो है ना वो सिर्फ इंडिया बनाता है, इंडिया। ठीक है, यानी कि इंडिया का जियोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन एरिया जो है ना वो है 2.4%। ओके, अच्छा, इसका अगर आप नॉर्थ साउथ कॉन्टेंट एक्सटेंट देखोगे, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट का क्या मतलब होता है, मैं ये कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे इधर इस मैप पर, ये है यहाँ पर 8 डिग्री नॉर्थ, ये है 37 डिग्री नॉर्थ, तो इसका मतलब होता है जो मेन लैंड है ना इंडिया का, ये तो मैंने अभी बताया। अब यहाँ से 37 डिग्री से 8 डिग्री तक, यानी कि इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट जो है वो कितना बनाता है, क्लियर, तो वो है 3214 किलोमीटर्स। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर हम वेस्ट ईस्ट, यानी कि ये रहा इधर वेस्ट गुजरात, और इधर इस साइड रहा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 68 डिग्री टू 97 डिग्री, ये कितना बनाता है, ये बनाता है 2933, यानी 2933 किलोमीटर्स बनाता है, टोटल लेंथ है इसकी। ठीक है, इनको बोलते हैं एक्सटेंट्स। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसी तरह से ये रहा यहाँ पर वही जो मैंने अभी आपको बताया, टोटल एरिया दैट्स 3.287 स्क्वायर किलोमीटर्स, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसी तरह से इंडिया की जो रैंक है दैट इज सेवंथ लार्जेस्ट। देखो बार बार मैप के जरिए भी आपको ये बताया जाता है, सो दैट साथ साथ थोड़ा बहुत रिविजन भी हो जाए और आपको अच्छे से ये दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, और लैटिट्यूड की मैंने बात की तो मैंने वो बताया कि वो तो सिर्फ नॉर्थ में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया जो आता है, तो दैट्स वाई जो इसका आप कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखोगे लैटिट्यूड के हिसाब से दैट्स 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ, और इसी तरह से लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करेंगे जो कि वर्टिकल लाइन्स होती है, तो वो आता है 68 डिग्री टू 97 डिग्री टू ईस्ट। ओके, अच्छा, इतना अगर आप वहाँ पर ऑप्शंस में अगर आप देखोगे ना, इतना आप याद रखोगे तो फिर भी इतना काफ़ी है किसी भी एग्जाम को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को क्रैक करने के लिए, जो कि इसके रिलेटेड आएगा। तो एक्सटेंट मैंने बताया आपको 3214 किलोमीटर्स, और इसी तरह से 2933 किलोमीटर्स, ये है वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट। देखो याद रखना है अच्छे से, इसके अलावा कुछ नहीं। जो जितने भी फैक्ट्स मैंने इस नोट में दिए हैं, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन इसमें मैंने भरी है, वो इंफॉर्मेशन है जो कि सारी की सारी आपको याद रखनी पड़ेगी, कीपिंग द करंट पैटर्न ऑफ द JKSSB। ओके, ओके, चलते हैं आगे। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर जो ग्लोब है ना, तो इससे हमें पता चलता है, वर्ल्ड मैप पे हमें पता चलता है, पहली रैंक अगर आप देखोगे इधर वो है रशिया की। ठीक है, दूसरी जो रैंक अगर आप देखोगे वो है कनाडा की, तीसरी जो रैंक है वो है USA की, फिर फोर्थ जो रैंक है वो आएगी या चाइना की, इसी तरह से फिफ्थ की रैंक है वो आएगी ब्राज़ील की, सिक्स्थ की रैंक ऑस्ट्रेलिया, और सेवन्थ की इंडिया की। ठीक है, और इसी तरह से एट्थ की अर्जेंटीना, और नाइन्थ यहाँ पर है कजाकिस्तान, और फिर है अल्जीरिया।
तो ये वर्ल्ड रैंकिंग है। तो इसी में अगर आप देखोगे जो इंडिया की जो रैंक है दैट इज 7, ओके, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, ओके। अब नेबरिंग कंट्रीज की मैंने बात की, तो नेबरिंग कंट्रीज में अगर आप देखोगे इसमें हमें एक एक नेबरिंग कंट्री को स्टडी करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करता है हमारा प्यारा भारत। तो अगर आप देखोगे इसमें जो इंडिया है ना, इंडिया की जो टोटल लैंड फ्रंटियर जो है ना वो है 15,106.7 किलोमीटर। देखिए ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और या हम पुरानी जो डिटेल्स हैं इसको हम 15,200 किलोमीटर्स भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो ये जो टोटल है ना इसको बोलते हैं टोटल लैंड फ्रंटियर, किसके साथ, जो भी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हम कितना हम शेयर करते हैं हमारी बाउंड्री, ठीक है। लैंड फ्रंटियर जिसको हम बोलते हैं, लैंड किसके साथ हम शेयर करते हैं, लैंड फ्रंटियर। तो 15,200 किलोमीटर्स या 15,106.7 किलोमीटर्स मे बी इन दोनों में से, क्योंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। तो विद दिस कंट्रीज देखिए सबसे पहले इसमें बांग्लादेश आता है। सबसे पहले देखो बांग्लादेश जो है ना, अगर आप देखोगे ना, बांग्लादेश ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, इंडिया के ईस्ट में पड़ता है। और ये कितना शेयर करता है बाउंड्री इंडिया के साथ, 4,996.7 किलोमीटर्स। ये लॉन्गेस्ट है, इसकी जो बाउंड्री है ना वो लॉन्गेस्ट है इंडिया के साथ। अब ये किस किस स्टेट को टच करता है, इसकी बाउंड्री किस किस स्टेट को टच करती है। सबसे पहले है वेस्ट बंगाल, इसके बाद आसाम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। देखो फिर से हम जाएंगे और इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। मे बी नीचे भी मत होगा, लेट मी चेक। या देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको इजीली से पता चलेगा कि कौन कौन सी इंटरनेशनल कंट्री जो है ना वो किस किस को टच करती है, किस किस स्टेट को यहाँ पर टच करती है। सबसे पहले यहाँ पर बांग्लादेश अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये रहा वेस्ट बंगाल, इसके बाद फिर यहाँ पर आसाम, फिर मेघालय, और फिर आसाम इधर से भी टच करता है। अच्छे से स्टडी करो इसको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हमें सिर्फ ये पता होता है कि ये स्टेट यहाँ पर है, ये जगह यहाँ पर है, लेकिन हम ये चीज़ क्लियर ही नहीं करते हैं कि कौन कौन सी स्टेट किस स्टेट को टच करती है। कभी कभी ऐसी जगह पर बाउंड्री टच करती है पता ही नहीं चलता है। देखो ये जो आसाम है ना, ये कंप्लीटली यहाँ पर इधर भी इसको टच करता है इस साइड, और इधर भी टच करता है बांग्लादेश को। तो एक तो रहा वेस्ट बंगाल, फिर आसाम, और इसी तरह से फिर मेघालय, और फिर यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम भी टच करता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और ये जो टोटल फ्रंटियर बनाता है ना इंडिया के साथ, टोटल लैंड बाउंड्री वो है 4,096.7 किलोमीटर्स। तो ये है इंडिया की बांग्लादेश के साथ। तो हमने इसमें पढ़ा कौन कौन सी स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल यही हाँ वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो कितनी स्टेट्स आ गई, 1 2 3 4 5 स्टेट्स आते हैं जो कि इसके साथ शेयर करते हैं। कभी कभी नंबर भी आ सकता है। इसी तरह से इसके बाद फिर चाइना, ठीक है। तो एक एक करके हम पहले यहाँ पर ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम उधर भी पढ़ सकते हैं। तो चाइना है ना, चाइना तो नॉर्थ में पड़ता है, इंडिया के नॉर्थ में, ये तो ईस्ट में था। और ये कितना शेयर करता है बॉर्डर इसके साथ, 3,488 किलोमीटर्स ये शेयर करता है बाउंड्री किसके साथ, इंडिया के साथ। अब ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज इसके साथ टच करती है। देखिए बांग्लादेश में जो है ना, बांग्लादेश के साथ कोई भी यूनियन टेरिटरी टच नहीं करती, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स टच करते हैं, कोई यूनियन टेरिटरी टच नहीं करती है। लेकिन चाइना के साथ यूनियन टेरिटरी टच करती है, ठीक है। देखिए कौन सी यूनियन टेरिटरी टच करती है, लद्दाख है, इसके बाद जितनी भी है वो है स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो है ना ये बाकी स्टेट है। सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी टच करती है चाइना को, वो है लद्दाख। और इसका टोटल ये कितना फ्रंटियर बनाता है या कितनी लैंड बाउंड्री बनाता है, ये दैट इज 3,488 किलोमीटर्स, एंड ये इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है। इसके बाद पाकिस्तान जो है ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, और ये कितना एरिया लैंड फ्रंटियर बनाता है इंडिया के साथ, दैट इज 3,323। इसकी रैंक क्या है,
थर्ड इसमें इंडिया के साथ जो ये फ्रंटियर बनाता है, तो कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और एक यूनियन टेरिटरी है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और एक यूनियन टेरिटरी है, वो है लद्दाख, ठीक है। देखिए लद्दाख जो है ना, फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स ये लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है अब प्रेजेंटली। क्लियर। इसके बाद फिर आता है नेपाल, जो कि नॉर्थ में पड़ता है ये भी, और ये टोटल कितना फ्रंटियर बनाता है? दैट्स 1751 किलोमीटर्स। और ये किस में से आता है? कौन कौन से स्टेट से टच करता है? उत्तराखंड टच करता है, उत्तर प्रदेश टच करता है, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इसमें कोई यूनियन टेरिटरी नहीं आती है। क्लियर। इसी तरह से फिर म्यांमार, देखो जो म्यांमार होता है ना, इसको इसको हम बर्मा के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। अब तो प्रेजेंट इसका नाम म्यांमार है, लेकिन ओल्ड नेम जो है ना वो है बर्मा इसका। तो ये ईस्ट में पड़ता है, और बाउंड्री कितना बनाती है ये? दैट 1643, ठीक है, किलोमीटर्स। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। क्लियर। तो सारी स्टेट्स हैं। इसी तरह से फिर इसके बाद भूटान, भूटान नॉर्थ में पड़ता है, 699 किलोमीटर्स। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये स्टेट्स इसके साथ टच करते हैं। और इसी तरह से फिर लास्ट में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या है? ये नॉर्थ वेस्ट में आता है और 106 किलोमीटर शॉर्टेस्ट बाउंड्री बनाता है, लैंड फ्रंटियर बनाता है इंडिया के साथ, शॉर्टेस्ट 106 किलोमीटर्स। एटलीस्ट इसकी बाउंड्री तो आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट में बनाता है, क्योंकि ये एक्सट्रीम्स में आता है। और ये किस किस को टच करता है? सिर्फ लद्दाख को ये टच करता है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। और मे बी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और नेशंस फॉर्म्स बाउंड्री, ओके, और फ्रंटियर, लैंड फ्रंटियर विद यूनियन टेरिटरी, विद यूनियन टेरिटरी ओनली, ओके। देखिए ओनली आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे सिर्फ 3 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि फ्रंटियर बनाते हैं यूनियन टेरिटरीज के साथ। सबसे पहले इसमें आता है चाइना, ठीक है, दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा हमने क्या देखा वो है अफगानिस्तान। ये यूनियन टेरिटरी बनाता है। लेकिन जब हम इंक्लूड करते हैं पीओके जो है, जब हम इंक्लूड करते हैं इंडिया के साथ, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो अफगानिस्तान है ना, ये टच करता है किसके साथ? लद्दाख के साथ। और दिस बॉर्डर लाइज इन द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड पार्ट ऑफ कश्मीर। तो इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पर इसको ऐड की हुई है। अब हम मैप पर चलते हैं, उससे हमें फिर पता चलेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत मैरीटाइम बॉर्डर्स भी है यहाँ पर, उनको भी हम स्टडी करेंगे। देखो मैरीटाइम बॉर्डर्स हुआ यानी कि ओशन के साइड, ठीक है। तो मैरीटाइम बॉर्डर्स किस किस नेशन के साथ आप शेयर करते हो? तो इसमें आप देखोगे श्रीलंका इसमें आता है, ठीक है, श्रीलंका इसमें आता है। तो इसमें श्रीलंका जो है वो इंडिया के साथ सेपरेटेड है, किस लाइन से, किस वाटर नैरो लाइन से? तो दैट्स नोन एज पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। श्रीलंका जो है ना, ये सेपरेटेड है किस से? इंडिया से, बाय पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, ओके। देखो यहाँ पर एक पॉइंट में एक बोलूँगा आपको, ये जो पाल्क स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट याद रखना इस चीज़ को, ये जो स्ट्रेट है ना इधर, तो और जो गल्फ है, तो इन दोनों के साथ आर्टिकल लगता है। ये पॉइंट मैं यहाँ पर ही आपको समझाऊंगा। इन दोनों के साथ आर्टिकल लगता है, स्ट्रेट्स के साथ भी और गल्फ्स के साथ भी, और वो आर्टिकल कौन है? द लगता है, ठीक है। तो ये बीच में एक कॉन्सेप्ट आ गया इंग्लिश का, तो मैंने सोचा चलो आपको बताते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आता है मालदीव्स, ठीक है। ये मालदीव्स भी है ना, ये भी इंडिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। तो मालदीव्स में क्या है? ये एक आर्चिपेलागो है, ठीक है, ऑफ आइलैंड्स, यानी कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो जो कि बनाते हैं मालदीव्स, ठीक है। लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट ऑफ द इंडियाज लक्षद्वीप आइलैंड्स। देखो साउथ वेस्ट आप समझो, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप जो आइलैंड है ना इंडिया की, तो ये उसी के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, ओके। तो अब हम स्टेटस को यहाँ पर इन जो नेबर्स है ना, यहाँ पर देखेंगे, इनको डिटेल में समझेंगे मैप पर, ताकि इससे फिर ज़्यादा ये याद रहता है, ओके। लेकिन इसके लिए मैं फिर अब पहले कलर चेंज करता हूँ, ओके।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर आता है पाकिस्तान, इस साइड ये वाला पोर्शन। तो इधर आप देखोगे यहाँ तक के पाकिस्तान आता है। तो इसमें कौन कौन सी स्टेट आती है जो कि पाकिस्तान के साथ ये शेयर करते हैं बाउंड्रीज। ओके, तो एक तो है यहाँ पर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, और इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर, और इस तरह से लद्दाख। देखो ये जो लद्दाख है ना यहाँ पर, ये यूनियन टेरिटरी है। क्लियर? तो हमें पता चला पाकिस्तान जो है ना ये किस किस स्टेट के साथ शेयर करता है बाउंड्रीज। एक तो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब। देखो हरियाणा के साथ ये शेयर नहीं करता है, आपको लगेगा, लेकिन ये हरियाणा के साथ शेयर नहीं करता है। और इसी तरह से हिमाचल के साथ भी ये शेयर नहीं करता है। और ये रहा यहाँ पर फिर जम्मू एंड कश्मीर, और फिर लद्दाख के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ से आप चाइना देखोगे, ठीक है। तो चाइना जो है ना सबसे पहले इसी तरह ये लद्दाख के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। फिर बाकी जितने भी है ना वो सब स्टेट्स हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के साथ भी ये शेयर करता है अपनी बाउंड्री, इसी तरह से उत्तराखंड। फिर बीच में नेपाल आता है, इसको छोड़कर यहाँ पर सिक्किम के साथ ये शेयर करता है। फिर इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ ये शेयर करता है अपनी बाउंड्री। ओके, तो यहाँ तक ये बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, स्टेट्स के साथ। और यहाँ पर लद्दाख में ये लद्दाख चूँकि खुद एक यूनियन टेरिटरी है, जो मैंने बोला भी अभी, तो ये यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और पाकिस्तान भी इसी यूनियन टेरिटरी यानी कि लद्दाख के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे हाँ ये रहा भूटान यहाँ पर। तो भूटान जो है ना अपनी बाउंड्री शेयर करता है सिक्किम के साथ, ठीक है, और इसी तरह से वेस्ट बंगाल के साथ, और फिर आसाम के साथ, और अरुणाचल प्रदेश के साथ। ओके, ये भूटान है यहाँ पर। तो हाँ बांग्लादेश का मैंने पहले से ही बताया, नीचे जाएंगे। और इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी बोला अफगानिस्तान के बारे में। तो जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान, तो ये असल में ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हम बोलते हैं कि ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं ना, जब हम इसको इंक्लूड करते हैं इंडिया के साथ, ठीक है, इंडिया में, तब हम बोलते हैं कि ये जो अफगानिस्तान है ना ये बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, ये बाउंड्री शेयर करता है लद्दाख के साथ। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला कि ये हम तभी बोलते हैं जब हम, अच्छा फिर भी याद रखना 106 किलोमीटर्स इसकी बाउंड्री है, 106 किलोमीटर्स ये बाउंड्री शेयर करता है। कौन? अफगानिस्तान। किसके साथ? इंडिया के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। और सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज लद्दाख। ओके, ये लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ओके, चलते हैं आगे। तो इधर फिर अगर आप मैरीटाइम बॉर्डर्स अब देखोगे, तो मैरीटाइम में देखोगे इधर ये है श्रीलंका, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो इधर पोर्शन है ना, तो एक तो है गल्फ ऑफ मन्नार, और दूसरा है यहाँ पर पाल्क स्ट्रेट। ये दो चीज़ें, एक गल्फ है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, और इधर है पाल्क स्ट्रेट। तो ये दो चीज़ें सेपरेट करते हैं इंडिया को, किससे? श्रीलंका से। ओके, और इधर आप देखोगे ये रहा मालदीव्स है, यहाँ पर बहुत ही छोटी कंट्री है यहाँ पर मालदीव्स। तो ये बाउंड्री मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? देखो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं मैरीटाइम बाउंड्री। इनके बीच में पानी होता है, वाटर होता है, तो दैट्स वाई उसको हम बोलते हैं मैरीटाइम बाउंड्री। ओके, लेकिन इनको हम बोलते हैं ये लैंड फ्रंटियर बाउंड्री, यानी कि लैंड के जरिए से इंडिया के साथ इन टच में है। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं लैंड फ्रंटियर्स, और इसको बोलते हैं मैरीटाइम बॉर्डर्स। ओके, तो मैरीटाइम जो है ना, इसमें सिर्फ आप दो कंट्रीज इंक्लूड करते हो, एक तो है मालदीव्स और दूसरा है श्रीलंका। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ओके, तो मैप के जरिए मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं। फिर यहां पर एक्सट्रीम्स आपको याद रखने होंगे। देखो एक्सट्रीम्स क्या है? एक्सट्रीम्स मतलब जो पॉइंट्स है ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स इंडिया की। फॉर एग्जांपल इंडिया, इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, और इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो हमें अब यहाँ पर डिटेल में देखनी होगी। देखो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ जो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, वो है इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पर पड़ता है? सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में लोकेटेड है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, अपर वाला जो पॉइंट है ना, तो वो कहाँ पर है? उसको सबसे पहले उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। और कहाँ पर पड़ता है? सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है।
वहाँ पर दोनों आर्मीज़ है, पाकिस्तान की और इंडिया की दोनों आर्मीज़ प्रेजेंट हैं। और इसी तरह से ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। अच्छा, साउदर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वो इंदिरा पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। और ये कहाँ पर है? देखो, साउदर्न मोस्ट पॉइंट की हम जब भी हम बात करते हैं ना, तो ये हम जब वहाँ पर मैनलैंड साउदर्न पॉइंट वहाँ पर अगर नहीं लिखा होगा, तब तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात करते हैं, जो उस पर जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, तो उसकी हम बात करते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर आप इधर मैप में देखोगे, हाँ ये वाला पॉइंट, ये जो है ना यहाँ पर, तो इसको ये ग्रेट निकोबार है, ये जो यहाँ पर है आइलैंड, तो ये अंडमान है और ये निकोबार है, ये वाला पोर्शन, तो इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। सबसे लास्ट पर, इस पर जो लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, उसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? इंदिरा पॉइंट। अच्छा, उसको हम एक और नाम से भी बोलते हैं, एक और नाम से भी इसको याद रख सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं पिग्मैलन पॉइंट, पिग्मैलन पॉइंट, या हम इसको बोलते हैं पार्सन्स पॉइंट। ओके, पार्सन्स पॉइंट। ओके डियर, पिग्मैलन पॉइंट भी बोल सकते हैं, पार्सन्स पॉइंट भी बोल सकते हैं, इंदिरा पॉइंट भी बोल सकते हैं। और ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है किस पर? ग्रेट निकोबार पे। क्लियर? ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। और ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर। ठीक है, ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना, ये छोटी छोटी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और इसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, जो कि 2004 में सुनामी आई थी, तो ये उसमें सबमर्ज भी हो गई। अच्छा, लेकिन अगर हम मैनलैंड की बात करेंगे, ठीक है, मैनलैंड की बात करेंगे, तब जो लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर आता है ना, वो आता है तमिलनाडु पर। ये इधर इधर तमिलनाडु पर, ये वाला पॉइंट, तो इसको हम कैप कमोरिन भी बोलते हैं, उस पॉइंट को कैप कमोरिन। ठीक है, कैप कमोरिन। और ये किस पर पड़ता है? ये वहां पर एक इसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं। ठीक है, कन्याकुमारी। ओके, तो ये पॉइंट मैनलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अब वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, अगर मैं वेस्टर्न पॉइंट की बात करूंगा पहले, तो वेस्टर्न पॉइंट जो है ना, ग्वेर मोती जो है ना, वो कहाँ पर पड़ता है? सॉरी, वन सेकंड। ओके, ग्वेर मोती जो है वो कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, तो किबूटू और किबूथू, जो कि अरुणाचल में प्रदेश में है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। याद रखना कौन सा पॉइंट कहाँ पर है और किस पॉइंट को क्या बोलते हैं। अगर हम फिर से यहाँ पर मैं ले जाऊंगा आपको, तो ये जो ये वाला पॉइंट है ना यहाँ पर, ये पोर्शन इधर, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ग्वेर मोती। ठीक है, ग्वेर मोती। तो ये कहाँ पर पड़ता है? किस स्टेट में पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। और ये वाला जो पॉइंट है ना, इधर इधर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ठीक है, तो उसको बोलते हैं किबूतू। ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। क्या है? ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, आई होप अब आपको याद ये रहा होगा। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसको बोलते हैं हम, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, इधर सियाचिन में। अच्छा, इसी तरह से अगर हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, तो उसको बोलते हैं हम इधर जो कि ग्रेट निकोबार पे पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम पिग्मैलन पॉइंट भी बोल सकते हैं, पार्सन पॉइंट भी बोल सकते हैं, इंदिरा पॉइंट भी बोल सकते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार पे है। याद रखना कहाँ पे कहाँ है और क्या नाम है। इसी तरह से अगर हम वेस्टर्न पॉइंट की बात करें, तो जो वेस्टर्न पॉइंट है ना, तो उसको वो गुजरात में पड़ता है और उसको बोलते हैं ग्वेर मोती। और इसी तरह से जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, वो अरुणाचल में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, तो उसको बोलते हैं हम किबूथू। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज एक्सट्रीम्स वेरी वेल। ओके, अब हम कोस्ट लाइन की बात करते हैं। ठीक है, कोस्ट लाइन की बात करते हैं। देखो, ये जो कोस्ट लाइन है ना इंडिया की, कोस्ट लाइन जो इंडिया की है, तो इसमें एक तरफ से आता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, जो कि ईस्ट साइड में पड़ आता है। और इसी तरह से अरेबियन सी जो है वो आता है वेस्ट साइड में। अरेबियन सी वेस्ट साइड में आता है। ठीक है, अरेबियन सी वेस्ट साइड में आता है। और इसी तरह से बे ऑफ बंगाल, BOB,
मिनट, ये ठीक नहीं लिख रहा है। ओके, BOB जो है ना, ये किस में आता है, ये ईस्ट साइड में आता है। अच्छा, कौन कौन सी स्टेट्स और कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज टच करते हैं कोस्ट को, यानी कि सीज को? तो 9 स्टेट्स इसमें आते हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज इसमें आते हैं। तो टोटल कितने एंटिटीज होते हैं? ये टोटल में 13 कोस्टल एंटिटीज बनाते हैं। ठीक है, टोटल में 13 आते हैं। 9 स्टेट्स, 4 यूनियन टेरिटरीज, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और टोटल कोस्ट लाइन जो है वो कितनी बनती है? जो टोटल कोस्ट लाइन बनती है ना, वो बनती है इंक्लूडिंग आइलैंड्स को अगर मैं करूंगा 7,516.6 किलोमीटर। देखो, मैं एग्जैक्ट डाटा यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा अब, ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने अब डिजिटल मैपिंग की है इंडिया की। तो इस तरह से दैट्स वाई एग्जैक्ट डिटेल्स यहाँ पर, अब जो पिछले हम डिटेल्स पढ़ते थे उनमें थोड़ी बहुत चेंज आ गई है। इसी तरह से मैनलैंड, अगर हम कोस्ट लाइन की बात करेंगे, मतलब जो मैनलैंड है ना, मैनलैंड, ठीक है, जिसमें हम आइलैंड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वो कितना बनता है? वो यहाँ पर बनता है 6,100 किलोमीटर। ओके, 6,100 किलोमीटर। अच्छा, एज पर लेटेस्ट, अब जो लेटेस्ट डिटेल्स हमारे पास आती है नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस से, तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जो टोटल यहाँ पर बनता है ना, टोटल क्रीक्स को भी स्टडी करके आइलैंड्स को डिटेल्स में जब उन्होंने मेजर किया है, तो टोटल यहाँ पर डेटा बनता है 11,098.81, जो कि यहाँ पर डेटा इससे पहले बनता था 7,516.6। अब यही डेटा बन के आता है 11,098.81। ये लेटेस्ट डेटा है, अब तो यही आएगा एग्जाम में। ओके, अच्छा, तो अब यहां पर 9 कोस्टल स्टेट्स है कौन कौन? ठीक है, डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, है कौन कौन ये 9 कोस्टल स्टेट्स। सबसे पहले यहां पर गुजरात आता है। ओके, ये किस साइड आता है? ये आता है आपके वेस्ट साइड में। ठीक है, और इसी तरह से ये वेस्टर्न कोस्ट में आता है, ये वेस्टर्न कोस्ट बनाता है, और इस तरह से ये लॉन्गेस्ट है अमंग स्टेट्स में। और ये कितनी कोस्ट लाइन लेंथ है गुजरात की? वो है 2,340 किलोमीटर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे, जो तमिलनाडु है ना, ये ईस्टर्न कोस्ट में पड़ता है। देखो, ये किस हिसाब से मैंने रखा है, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है। सबसे पहले कोस्ट लाइन किस स्टेट की ज़्यादा है, इसके बाद किसकी ज़्यादा, इसके बाद किसकी ज़्यादा, तो उसी हिसाब से मैंने रखा है। इसके बाद फिर यहाँ पर आता है तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु अब लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये सेकंड में आता है अब। ठीक है, हाँ, सेकंड में आता है, दैट इज 1,068 किलोमीटर्स। ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट में आता है, यानी कि इस साइड ये पड़ता है, इधर तमिलनाडु। ओके, और इसके कोस्ट को हम कोरामंडल कोस्ट भी बोलते हैं, कोरामंडल कोस्ट। अच्छा, इसके बाद फिर थर्ड वो आता है आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है, आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश जो है ये ईस्टर्न साइड में आता है, तो ये भी कोरामंडल कोस्ट ही बनाता है तमिलनाडु के साथ मिलाकर। तो ये थर्ड लॉन्गेस्ट बनाता है कोस्ट लाइन लेंथ, और इस तरह से ये 1,053 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन लेंथ है। इसके बाद फिर महाराष्ट्र, जो कि वेस्टर्न इस साइड में आता है, वेस्टर्न, और इसकी कोस्ट को हम कोंकण कोस्ट भी बोलते हैं। इसके और गोवा के कोस्ट को मिलाकर हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं, और ये कितना बनाता है? 877 किलोमीटर्स। ओके, और इसी तरह से केरला, जिसको हम मैलाबर कोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम मैलाबर, इसके कोस्ट को हम मैलाबर कोस्ट बोलते हैं, तो ये कितना बनाता है? 600 किलोमीटर्स। और उड़ीसा जो है ये ईस्टर्न में पड़ता है, ईस्टर्न कोस्ट बनाता है, और इसके कोस्ट को हम उत्कल कोस्ट बोलते हैं, या उत्कल प्लैन्स उनको बोलते हैं। जो प्लैन्स यहाँ पर बनाते हैं ना, उनको उत्कल प्लैन्स या उत्कल कोस्ट भी आप बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इधर हम जो उड़ीसा जो है ना, ये कितना कोस्ट बनाता है, कोस्ट लाइन लेंथ क्या है इसकी? वो है 574 किलोमीटर्स। इसी तरह से कर्नाटका, जो कि वेस्टर्न कोस्ट बनाता है, तो कर्नाटका जो है, तो ये कितना बनाता है? 343 किलोमीटर्स। ओके, 343 किलोमीटर्स। और वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं, तो ये ईस्टर्न साइड में ही पड़ता है ऊपर। ओके, उड़ीसा से ऊपर। ओके, तो ये कितना बनाता है? ये 721 किलोमीटर बनाता है। लेकिन इसकी जो परसेंटेज है ना, हाईएस्ट है
परसेंटेज इंक्रीज जो हुआ है, नया जो डेटा आया है, लेटेस्ट डेटा, तो इसमें ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है परसेंटेज के हिसाब से। ओके, और इसी तरह से गोवा जो है ना, गोवा, उसके भी कोस्ट को हम कोंकण कोस्ट ही बोलते हैं, और महाराष्ट्र भी उसके कोस्ट को हम कोंकण कोस्ट ही बोलते हैं। तो ये बनाता है शॉर्टेस्ट एमंग स्टेट्स में, ठीक है, 193 किलोमीटर्स। तो इसमें अब आपको याद क्या रखना है? देखो, याद तो ये रखना है सबसे पहले जो नया डाटा है ना, दैट इज 11,098.8 किलोमीटर्स। ओके, तो सबसे पहले इसमें आपको याद ये रखना है कि सबसे पहली जो कोस्ट लाइन लेंथ जो है वो किस स्टेट की सबसे ज़्यादा है। भाई वो है सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो वो है गुजरात की, ठीक है। और कितना बनाता है? 2340 किलोमीटर्स। सेकंड पे कौन आता है? सेकंड पे तमिलनाडु आता है। थर्ड पे कौन आता है? आंध्र प्रदेश आता है। एटलीस्ट ये 3 तो आपको पता ही होने चाहिए। और सबसे कम दैट इज गोवा, वो ये बनाता है। और उसके कोस्ट को हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन वो कोस्ट उसको बोलते हैं। और इसी तरह से केरला के कोस्ट को हम क्या बोलते हैं? मलाबार कोस्ट बोलते हैं। उड़ीसा उत्कल प्लेन्स या उत्कल कोस्ट भी हम बोल सकते हैं। इसी तरह से हाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कोस्ट को क्या हम बोलते हैं? दैट्स कोरोमेंटल कोस्ट। ओके, तो पहले के 3 भी आप याद रख सकते हैं उनके डेटा को। वैसे तो डेटा नहीं आएगा, डेटा तो गुजरात का ही ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, लेकिन फिर भी अच्छा, शॉर्टेस्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा, दैट्स 193 किलोमीटर्स, जो कि गोवा का है। ओके, अब इसमें इसके बाद आते हैं फिर यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन से कोस्टल यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि जिनका नंबर 4 है, ठीक है। देखो, टोटल लेंथ ऑफ आइलैंड कोस्ट लाइन जो है ना, इज अप्रोक्सीमेटली 2094, ठीक है। ये ओल्ड डेटा है, लेकिन नया डेटा जो है 3228 किलोमीटर्स, ये न्यू डेटा है, ठीक है। आइलैंड की जो कोस्ट लाइन है ना, आइलैंड की जो कोस्ट लाइन, जो आइलैंड्स बनाते हैं कोस्ट लाइन, अभी मैं मैप पर भी दिखा सकता हूँ, वो बनाते हैं टोटल 3228 किलोमीटर्स। तो इसमें सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट वो आपको लेना पड़ेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, यानी कि ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया जो है ना, तो उसमें पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कोस्ट लाइन है ना, वो लॉन्गेस्ट है अमंग ऑल इंडियन एंटिटीज में। ऑल इंडियन एंटिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब हुआ गुजरात से भी ज्यादा इसकी कोस्ट लाइन लेंथ है, ठीक है। तो गुजरात की क्या थी? 2340 किलोमीटर्स, लेकिन अंडमान और निकोबार आइलैंड की जो कोस्ट लाइन की लेंथ जो है ना, वो है 3083 किलोमीटर्स। अच्छा, इसी तरह से नंबर सेकंड पर क्या आता है, कौन सी यूनियन टेरिटरी आती है? वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किस में पड़ता है? वो अरेबियन सी में पड़ता है, यानी कि वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। ओके, तो ये अरेबियन सी में पड़ता है। इसकी जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो है 144 किलोमीटर्स। इसके बाद फिर पुडुचेरी की जो है ना, तो ये ईस्ट में भी पड़ता है और वेस्ट में भी पड़ता है। इसके ईस्ट भी कोस्ट हैं तो वेस्ट भी कोस्ट हैं, दैट्स 42 किलोमीटर्स ये टोटल मिला के बनाता है। अच्छा, इसके बाद फिर आता है दमन एंड दीव, ठीक है, जो कि अब मिलाकर अब पार्ट बन गया है दादरा एंड नागर हवेली का, ठीक है। तो ये वेस्टर्न कोस्ट बनाता है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 54 किलोमीटर्स इसकी कोस्ट लाइन लेंथ है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो कोस्ट लाइन है ना, वो ऑल द एंटिटीज, जितने भी एंटिटीज है ना, चाहे स्टेट्स हो चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो, सबसे ज़्यादा है, दैट इज 3083। एटलीस्ट 3000 आपको या तो रहना चाहिए, इवन मोर देन गुजरात। ओके, अच्छा, तो चलिए इधर मैप पर थोड़ा बहुत हम देखेंगे। ये है कोस्ट लाइन में इस हमारे भारत की। तो ये रहा गुजरात, 2340.6 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन है, इधर इधर इधर, ठीक है। तो इसी में फिर अगर आप देखोगे, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर इधर ये गोवा आता है, फिर कर्नाटका आता है, फिर ये केरला आता है, और इधर से फिर तमिलनाडु आता है, ठीक है। तो तमिलनाडु की जो रैंक है ना, वो सेकंड है। ओके, और इसी तरह से फिर अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर उड़ीसा, और ये रहा वेस्ट बंगाल। तो उस हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा, ये रिवाइज किया गया है। और जो टोटल है ना कोस्ट लाइन की जो लेंथ है, इनको मिलाकर, आइलैंड्स को मिलाकर, जिन फॉर एग्जांपल अंडमान और निकोबार आइलैंड की जो लेंथ है ना, कोस्ट लाइन लेंथ, दैट इज 3083। और इसी तरह से लक्षद्वीप की मैं अगर बात करूं, तो लक्षद्वीप का क्या है? 144। ओके, तो ये है आज का लेटेस्ट डेटा जो है, वो है 11,098.8 किलोमीटर्स। ओके, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, जो अब नया डेटा आया है, डिजिटल मैपिंग और अपडेटेड मेजरमेंट जो किए गए हैं,
तो उससे कोस्ट लाइन की जो मेजरमेंट थी वो कितनी बढ़ गई है, ठीक है, वो बढ़ गई है बाई 48% से, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ने किसी दूसरे कंट्री की कोस्ट लाइन लेकर इतना एरिया इसका बढ़ गया है, नहीं, या इसकी इतनी लैंग्थ बढ़ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि एग्जैक्ट अब डिजिटल मैपिंग हो गई है अच्छे से, अब अपडेटेड लिस्ट आया है, रिवाइज्ड मेजरमेंट्स आए हैं, फिगर्स आए, तो इससे जो पुराना जो डेटा जो है ना, उससे ये 48% बढ़कर अब 11,098 पर पहुंचा है। ओके, अब इसमें जो कोस्ट लाइन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोस्ट लाइन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वेस्ट कोस्ट में क्या क्या आता है, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, इसी तरह से ईस्ट कोस्ट में क्या क्या आता है, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, वेस्ट कोस्ट जो है ना, जो कि अरेबियन सी में पड़ता है, ठीक है, वेस्ट कोस्ट जो कि अरेबियन सी इंक्लूड करता है, तो उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले गुजरात आता है, इसके बाद फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला एंड द यूटीज ऑफ दमन एंड दीव, नागर एंड हवेली, जो कि नागर एंड हवेली, तो इसी तरह से फिर लक्षद्वीप आता है। तो कितने स्टेट्स आ गए इसमें, गुजरात आता है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 यहाँ पर स्टेट्स आते हैं, और इसी तरह ये मैं वेस्ट कोस्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और यूटीज आते हैं, 2 यूटीज आते हैं, दमन एंड दीव, नागर एंड हवेली, और इसी तरह से लक्षद्वीप। ओके, तो ये वेस्ट कोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि इसमें आ गए 5 स्टेट्स, और यहाँ पर फिर आते हैं 5 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज। ओके, फिर इधर अगर आप देखोगे, इसमें आता है ईस्ट कोस्ट में, यानी कि जो कि बे ऑफ बंगाल इंक्लूड करता है, बे ऑफ बंगाल सी, तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, वेस्ट बंगाल आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु आता है, ओके, और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये सब इसमें आते हैं। क्लियर? तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन, कोस्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इधर कुछ डेटा है जो कि कंपेयर किया गया है बाकी स्टेट, बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो सबसे पहले कनाडा का आता है, इसके बाद फिर नॉर्वे, इसके बाद फिर इंडोनेशिया, ये आप रैंकिंग याद रख सकते हो, रशिया, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, चाइना। तो ये इसकी जो है ना, ये वर्ल्ड लेवल पर इसकी बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं जो जिनकी कोस्ट लाइन इंडिया से भी ज़्यादा है, कोस्ट लाइन की लेंथ इंडिया से भी ज़्यादा है, तो ये वो कंट्रीज़ हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर आगे बढ़ेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो देखेंगे, तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, हमें बहुत सारा अभी डिस्कस करना है। आई होप कि जितना आज हमने पढ़ा इतना काफ़ी है आज के लिए। ओके, और इसको रिवाइज भी करना है, इसको रिवाइज भी करना है, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जो आज आपने पढ़ा है ना, और जो अभी हमें पढ़ना है, बस जीएस में आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किसके हिसाब से, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया, और जितने भी जो ड्रेनेज है इंडिया के रिलेटेड, जो भी पोर्शन है ना इंडिया का, जो भी पोर्शन है, जो भी एग्जाम पोर्शन है, वो सारा मैं आपको करा दूंगा। आपको किसी भी बुक को पढ़ने की, किसी भी नोट्स कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा मैं पढ़ा दूंगा, और एट द एंड में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, और फिर हम साथ में एट द एंड हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और स्टेटमेंट वाइज कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारा का सारा हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये अब आपको समझ आया होगा, और इस तरह से आप मुझे इजाज़त दे दीजिए, और मैं इस चैप्टर को, इस लेक्चर को अब ख़त्म कर दूँ। सो आई होप you understood it very well. So take care. Bye.